नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं पढ़ाऊंगा काव्य दोष। एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य दोष है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, जैसा कि साथियों इसके नाम से ही ये स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि यह काव्य दोष बहुत ही क्लिष्ट होता है। क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, मतलब इसके अर्थ को, अब इसके दोष में सबसे बड़ा दोष यही है, ये कठिन है, इसलिए वह एक काव्य दोष है। इसके अर्थ को समझने में बड़ी कठिनाई होती है। और यह काव्य दोष साथियों जो दृष्टिकूट पद होते हैं, जो दृष्टिकूट पद होते हैं, जैसे सूरदास ने साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद रखे हैं बहुत सारे। तो उन पदों में, दृष्टिकूट पदों में क्लिष्टत्व दोष होता है। अब इन उदाहरणों से आप समझिए। जैसे पहला उदाहरण है, हेम सुता पतिवाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। अब इसमें साथियों क्लिष्टत्व दोष है, इसलिए कि इसके अर्थ को प्रकट करने में बड़ा गुणा गणित करना पड़ता है, बड़ा गणित लगाना पड़ता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दृष्टिकूट के पद हैं। तो जैसे हेम, हेम माने हिमालय की, सुता माने पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के पति अर्थात भगवान शंकर का वाहन। तो भगवान शंकर का वाहन है नंदी बैल। तुम इसमें रति न फेर। यहाँ पर कवि ये बता रहा है कि बैल की जो बुद्धि होती है वह कहीं न कहीं एक प्रतीक अर्थ लेकर, लक्षणा का अर्थ लेकर प्रकट होती है। बैल बुद्धि का मतलब होता है कि मूर्खता का प्रतीक, अर्थात तू मूर्खता के चक्कर में न पड़। अब कवि इसको सीधा न कह के इतना घुमाया है, इतना सफ़र कराया। हेम सुता, हिमालय की पुत्री का पति का वाहन, भगवान शंकर की सवारी को वाहन कहा जाता है, तो वह है नंदी बैल। और वह बैल बुद्धि में तू रति न फेर, माने लगाव मत बढ़ा, क्योंकि बैल बुद्धि मूर्खता का प्रतीक है। इस तरह से साथियों दूसरा उदाहरण है, अजा सहेली तारिप जननी भरतार ताके सुत के मत को सुमिरो बारंबार। यहाँ पर साथियों देखिए, अजा माने बकरी, बकरी की सहेली है भेड़। भेड़ तारिपु, भेड़ का शत्रु होता है कांटा। भेड़ जब चलते हैं तो उसे कांटा चुभे, वही उसका रिप, रिप माने शत्रु की जननी। कांटा कहाँ उगता है? धरती पर। और इस पृथ्वी का भरतार, इस पृथ्वी का भरतार कौन है? देवताओं का राजा इंद्र है। और ताके सुत, और इंद्र का जो पुत्र है, सुत माने बेटा, इंद्र का बेटा है अर्जुन। अर्जुन इंद्र के बेटे हैं कि मीत, और अर्जुन के मित्र कौन है, सखा कौन है? केशव अर्थात भगवान कृष्ण को सुमिरम बारंबार, उनकी भक्ति बार बार करनी चाहिए। अब यहाँ साथियों कवि जो है सीधे न कह के कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो, ये न कह के इतना घुमाया है। इस घुमाने की प्रक्रिया को दृष्टिकूट पद कहते हैं। इसमें क्लिष्टत्व दोष है। इसके बाद साथियों तीसरा उदाहरण, कुंभज पान कुमारी सहोदर आनंद देख लजात तिहारो। अब देखिए, कुंभज एक ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त। अगस्त ऋषि जो पान किए थे, पान किसको कर लिए थे? सागर, समुद्र को ही पी गए थे। और समुद्र की कुमारी, समुद्र की कुमारी है लक्ष्मी जी। समुद्र की पुत्री कौन है? क्योंकि समुद्र के में से 14 रत्न निकले थे, तो उसमें से तो कुमारी कौन हुई? पुत्री, बेटी कौन हुई? लक्ष्मी की सहोदर। लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी 14 रत्नों में से समुद्र के मंथन से निकला था। आनंद, और चंद्रमा का जो मुख है, आनंद माने मुख, देख लजात तिहारो, वह चंद्रमा भी तुम्हारे मुख को देख करके लज्जित हो रहा है। तो मतलब इतना घुमा करके कथन कहा जाता है, इसलिए साथियों क्लिष्टत्व दोष है। एक उदाहरण हम और लेके आए हैं, खग पति पत तीय पितु बधु जल समान तुम बैन। अब यहाँ देखिए, खग माने पक्षी का, पति माने स्वामी, पक्षियों का राजा, पक्षियों का स्वामी कौन होता है? गरुण होता है।
और गरुण का पति, गरुण का स्वामी कौन होता है? गरुण का स्वामी विष्णु भगवान है। अब विष्णु की तीय, तीय माने स्त्री, विष्णु भगवान की स्त्री कौन है? लक्ष्मी जी के पितु, पितु माने होता है पिता, तो लक्ष्मी का पिता है समुद्र की वधू, और समुद्र की वधू दुल्हन कौन है? गंगा जल समान तुम बैन, बैन माने तुम्हारी वाणी गंगा जल के समान निर्मल पवित्र और मृदु है। तो मतलब यहाँ इतना जब दिमाग लगाओगे तब गंगा जल तक पहुँच पाओगे। तो इसलिए साथियों यहाँ भी क्लिष्टत्व दोष है। एक उदाहरण और है साथियों, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी को बरजे हम खात। तो नक्षत्र 9 होते हैं, नखत 27 होते हैं, वेद 4 होता है, ग्रह 9 होता है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 27 4 31 9 40, जोड़ माने जोड़ करके अर्ध कर, उसका 40 का आधा करोगे तो 20 आ जाएगा। अर्ध कर को बरजे हम खात, वही हमें ला दो, वही हम खाना चाहते हैं। मतलब गोपियाँ ये कह रहे हैं कि हमें 20 ला दो, 40 का आधा 20 होता है, तो वही 20 हमको ला दो, हम 20 खा के मर जाना चाहती हैं। तो इस तरह से साथियों यह यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है। और जहाँ पर साथियों क्लिष्टत्व दोष होता है वह दृष्टिकूट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने क्लिष्टत्व दोष के विषय में पढ़ाया। साथियों हम पढ़ा रहे हैं काव्य दोष। काव्य दोष की पहली बार चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया, इसे आप लोग जानते रहिए। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य दोष के विषय में बताया है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। भरत मुनि ने गुण का विपर्य दोष माना है। भरत मुनि के अनुसार जो भरत मुनि थे, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, और ये ऐसा ग्रंथ है इसमें हर चीज के विषय में इशारा कर दिए हैं। इसे भरत मुनि ने काव्य दोष के विषय में भी कहा है, काव्य दोष। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोष, संख्या कितनी है? 10 है। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। और भरत मुनि ने बताया है गुण का विपर्य ही दोष है। जो गुण होता है माने गुण का विपर्य क्या है? दोष है। इसे आप लोग जानते रहिए। गुण का विपर्य दोष है, मतलब भरत मुनि ये बताते हैं गुण का जो विरोधी है उसी को दोष कहा जाता है। गुण का जो विरोध करे तो गुण का अपोजिट विलोम क्या है? दोष होता है। इसे आप लोग जानते रहिए। पहली बार भरत मुनि नाट्य शास्त्र में। इसके बाद एक थे अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार साथियों इन्होंने बताया है उद्वेग जनको दोष, माने उद्वेग जन को दोष है। यहाँ पर भरत अग्नि पुराणकार ये बताते हैं कि जो उद्वेग जनक है, उद्वेग माने आवेग तीव्रता जिसमें है, अगर काव्य में तीव्रता हो आवेश हो तो वह दोष है। तो ये अग्नि पुराणकार का कथन है। इसी तरह से साथियों एक जो सबसे बड़े विद्वान थे वामन, उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्त ग्रंथ लिखा और उन्होंने बताया कि गुण विपर्यात्मात्मनो दोष है, माने गुण का विपर्य ही दोष है। वामन ये काव्य दोषों की संख्या 20 ले जाते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने 10 माना था, तो ये इसमें 2 भेद कर देते हैं, शब्दगत और अर्थगत। और इस तरह से 10 और 10 माने 20 कर देते हैं। और जैसे भरत मुनि ने गुण का विपर्य दोष माना है, उसी तरह से वामन भी गुण का विपर्य क्या मानते हैं? गुण विपर्यात्मानो दोषः, माने गुण विपर्यात्मानो दोषः। ये कौन कह रहा है? ये वामन कह रहे हैं कि गुण का विपर्य ही दोष है। तो साथियों ये वामन का कथन है। उसके बाद एक थे विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण लिखते हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है क्या लिखते हैं? साहित्य दर्पण विश्वनाथ।
इन्होंने 14वीं शताब्दी में साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा और विश्वनाथ भी काव्य दोषों की संख्या 70 लेके चले जाते हैं। और इन्होंने कहा कि रस का अपकर्ष ही दोष है, रसापकर्ष का दोष है। ये रसापकर्ष का दोष है। और साथियों ये संख्या 70 ले जाते हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। माने रस का अपकर्ष, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है, रस का अपकर्ष ही दोष है, रसाकर्ष का दोष है, रस का अपकर्ष ही दोष है। माने ये बताते हैं कि जिसमें, चूंकि विश्वनाथ ही लिखते हैं काव्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक काव्यम के विषय में ये माने विश्वनाथ ये लाते हैं बार बार कि रस का अपकर्ष जहाँ हो वहाँ रस का विरोध जहाँ हो वहाँ पर दोष होता है। इस तरह से साथियों एक आचार्य थे मम्मट। मम्मट ने एक ग्रंथ लिखा काव्य प्रकाश। मम्मट भी काव्य दोषों की संख्या 70 मानते हैं और उसे 3 वर्गों में बांटते हैं। एक शब्दगत है, एक अर्थगत है, एक रसगत है। तो शब्दगत की संख्या 37 है और रसगत की 10 है। तो 37 और 10 47, और 47 में कितना जोड़ दें तो 23। अर्थ दोष है। तो ये माने शब्द दोष है, ये अर्थ दोष है और ये रसगत दोष है, या रस दोष इसे कह सकते हैं। रस दोष, अर्थ दोष और शब्द दोष। तो इस तरह से ये 37 है, ये 23 है और ये 10 है। इसको जब जोड़ेंगे तो मम्मट बताते हैं काव्य दोषों की संख्या कितनी है कुल। तो मम्मट के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 70 है। तद दोषों के विषय में तद्दोष गुणावलंकारो पुनिक्वापि, ऐसा मम्मट कहते हैं। तो ये जो काव्य दोष के विषय में लिखे हैं, मुख्यार्थ हतिर दोष है, मुख्यार्थ हतिर दोष है। माने मुख्य अर्थ में जो बाधक होता है वही दोष है। मुख्य अर्थ में जो बाधा पहुंचाए, काव्य में जो बाधक तत्व होते हैं वही दोष हैं। मतलब काव्य का जो भावार्थ है, जो रस की प्रतीति है, उसमें जो भी बाधक तत्व आएगा, जो उसका औन्नत करेगा, अपकर्ष करेगा, उद्वेग पैदा करेगा, उसी का नाम है साथियों दोष। तो इस तरह से मम्मट ने शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष के विषय में बताया है। तो साथियों इसमें से जो कुछ ही मुख्य दोष होते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।